डेनमार्क एंड लिथुआनिया। ध्यान से सुनो, दोबारा बताता हूं मैं। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। और इसको छोड़ा नहीं जर्मनी को, इसके बाद भी उन्होंने क्या करा, ओवरसीज कॉलोनीज ले ली उनकी, छीन ली भाई, जब्त कर ली उनसे। ओवरसीज कॉलोनी मतलब पता है क्या होता है? ओवरसीज कॉलोनीज मतलब जहां पर जर्मनी का राज चल रहा था। जैसे ब्रिटिश का राज जो था, ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया पर रूल कर रहे थे उस टाइम पे, तो ऐसे ही ओवरसीज कॉलोनीज जो जर्मनी के अंडर आती थी वो भी उनसे छीन ली गई या सीज्ड कर ली गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जर्मनी से तो उसका हर कुछ ही मांग लिया गया था। अब एक और मेजर पॉइंट आते हैं, अभी तो बहुत पड़े हैं। जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज। डीमिलिटराइज का मतलब उसे सारी अपनी जो मिलिट्री थी वो छीन ली गई थी, ताकि वो अपनी सुरक्षा भी ना कर सके। और बाकी एलाइड पावर्स ने उसका फायदा उठाया। एलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज रिच राइनलैंड। राइनलैंड एक जर्मनी में जगह है, उस जगह को वहां से उन्होंने ले लिया, कंट्रीज ने बाकी जो थी, कि अब हमें से रखेंगे। तो बहुत ही मिनरल रिच रिसोर्सेज वाली जगह थी वो राइनलैंड, और उसको जगह को ले लिया गया। और उसके बाद कोई रिसोर्सेज बचे ही नहीं थे जर्मनी के पास। जर्मनी पेड 6 बिलियन यूरोस, बहुत ही बड़ी रकम होती है, ध्यान से सुनिए। जर्मनी पेड 6 बिलियन यूरोस एज कंपनसेशन। कंपनसेशन एज समझौता, उनको देना पड़ा, मुआवजा देना पड़ा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, टू एलाइड कंट्रीज। आफ्टर दिस सिटीजन्स ऑफ जर्मनी स्टार्टेड हेटिंग द वीएमई रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब जो भाई जर्मनी के लोग थे, सिटीजन्स थे, वो अपनी जो गवर्नमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या ही कर दिया और उनकी बात कैसे मान ली। आफ्टर गिविंग ऑल द कंपनसेशन, वीएमई रिपब्लिक ब्रोक एंड वॉज लेफ्ट विद नो फंड्स। अब भाई क्या हुआ, जब सारे उन्होंने अपने फंड्स दे चुके थे, अपना सारा गोल्ड जो था सब कुछ दे ही दिया था बिल्कुल, तो उसके बाद उनकी जो रिपब्लिक थी, वीएमई रिपब्लिक, टूट ही गई थी समझो। एंड वॉज लेफ्ट विद नो फंड, उनके पास कोई फंड्स ही नहीं बचे थे कि वो अपनी कंट्री को अच्छे से चला। तो भाई इतना सबको उनसे मांग लिया गया था जर्मनी से। अब आती है मेन चीज, नवंबर क्रिमिनल। दिस स्टेटमेंट वॉज रेफर टू द डिप्यूटीज ऑफिशियल्स हु साइंड द वर्जिलेस ट्रीटी। अब ये जो सिटीजन्स थे उन्होंने नवंबर क्रिमिनल इन लोगों का नाम रख दिया था, जो डिप्यूटी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ट्रीटी साइन करी थी, और जो बाकी एलाइड कंट्रीज है उनकी बातों में फंस गए थे और मान ली थी उनकी बात। और जर्मनी के लोग जो थे और ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो अब भी यही सोच रही थी कि जर्मनी जो था वो इतना पावरफुल था कि वर्ल्ड वॉर 1 में वो जीत सकता था, लेकिन इसका बिल्कुल उलट ही हुआ। ट्रीटी वॉज साइंड इन नवंबर 1918, तो इसीलिए उसको नवंबर क्रिमिनल कहा जाता है। जो ट्रीटी थी वो नवंबर 1918 में साइन की गई थी। डेमोक्रेसी इन जर्मनी वॉज अनएबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब वहां पर डेमोक्रेसी भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जर्मनी के फेस कर रहा था उनसे सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी। 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन आया, इज अ सिचुएशन इन विच गुड्स प्राइस इंक्रीज ग्रेजुअली। हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है जब किसी भी सामान, जो मामूली एसेंशियल चीजें होती हैं जो आप यूज करते हो, लाइक ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, तो उनका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। एक ब्रेड के लोफ के लिए लोगों को बास्केट भर भर के नोटों की गड्डी लेके जाने पड़ती थी, ये हाल हो गया था उस टाइम पे। उसकी कॉजेस क्या हुई? रीपेइंग वॉर लोन इन गोल्ड। अब उनको उनके ऊपर कुछ शर्तें भी रखी गई थी कि उनको जो जो अपना लोन था उन्हें गोल्ड में ही वापस करना पड़ेगा, कैश नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से जर्मनी जो था उसके ऊपर कोई गोल्ड लेफ्ट ही नहीं था, उनके जितनी भी संपत्ति के अंदर गोल्ड था सारा कुछ चला ही गया था। फ्रांस ऑक्यूपाइड रूह मेन इंडस्ट्री ऑफ जर्मनी एज मोर कंपनसेशन। और कंपनसेशन के लिए जो रूहर बहुत ही मेन इंडस्ट्रियल एरिया था वहां का, फ्रांस ने वो भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो जर्मनी के तो बिल्कुल हाथ पैर बांध ही लिए गए थे। जर्मनी ओवर प्रिंटेड देयर पेपर करेंसी। अब जो वहां की करेंसी है मार्क, वो इतनी ज्यादा उन्होंने प्रिंट करी कि उसकी वैल्यू बहुत ही बुरी तरीके से गिर गई। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं। अब देखना, एक सर्वे हुआ था अप्रैल के अंदर, एक जो डॉलर होता है अमेरिकन डॉलर, उसकी जो वैल्यू थी जर्मनी में 24,000 मार्क्स थी। तो काफी ज्यादा वैल्यू हो चुकी थी, इतनी वैसे कभी हुई नहीं है। इसके बाद